दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्न के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमने इससे पहले पार्ट 1 में 31 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम 32 प्रश्न से शुरू करेंगे। ये प्रश्न पत्र 2011 का है, जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी जो साइंस लेक्चरार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम एंड यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम। सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है? ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन व सल्फर का बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धधातु नहीं है? Sb, As और जर्मेनियम, ये तीनों अर्धधातु हैं। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, Sn क्या है? अर्धधातु नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रारूपिक तत्व, सेतु तत्व, संक्रमण तत्व और सामान्य तत्व। क्या कहलाते हैं द्वितीय आवर्त के तत्वों को? प्रारूपिक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सबसे अधिक ऋण विद्युती है? सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व है? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। अगला प्रश्न है, 36 निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? फेरम, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले फेरम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और उसके बाद सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है? ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर ही जल से रिएक्शन कर लेती है? तो कौन सी धातु है? सोडियम। आग लग जाती है जब सोडियम जल से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए सोडियम को बहुत आसानी से चाकू से काटा जाता है और पानी से बचाया जाता है। सबसे कोमल धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्लों से हाइड्रोजन कौन सी धातु विस्थापित करती है? जिंक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी अभिक्रिया संभव है? कौन सी अभिक्रिया संभव है? Al प्लस ZnSO4, Zn प्लस ZnSO4, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ भी जिंक है और यहाँ भी जिंक है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है Fe प्लस ZnSO4 और Cu प्लस ZnSO4। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, Al प्लस ZnSO4 संभव है। अगला प्रश्न है, फफोलेदार तांबा होता है? फफोलेदार तांबा होता है जिस तांबे में 2% से अशुद्धियाँ होती हैं या उससे अधिक अशुद्धियाँ होती हैं, फफोलेदार तांबा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधातुएं कुचालक होती हैं? अधातुएं कुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा दोनों की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बकमिनिस्टर फ्लुरेरिन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या है? कितनी है? 60। ये 11th क्लास की बुक से लिया गया। अगला प्रश्न है, यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 52.9%, एल्यूमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड 27.27% और तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम को सत्य मानते हुए एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी?
एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु फिर से उपविभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तब आकार में कमी हो जाती है। जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो उसके आकार में कमी हो जाती है। अणु में मुख्यतः होते हैं, अणु में क्या होते हैं ये तो सभी को पता होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात है। नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात है, कितना होता है नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात? नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15, 10 की घात, एक मिनट जरा हम अपने 10 को मॉडिफाई कर ले, 10 की घात -15 बटे परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा तो -5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व m का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 25 और 52 है, तब m+2 आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। m+2 आयन में इस पर +2 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? यदि हम इसे सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 25 - 2 अर्थात 23। तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए 23 होगा तो वही हमारा सही आंसर है। यदि प्रोटॉनों की संख्या देखें तो सेम रहेगी, क्योंकि +2 आयन इलेक्ट्रॉनों की वजह से लगा है तो -2 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या 52 में से 25 घटाने पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है? किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, क्योंकि परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? कौन पदार्थ नहीं है? कोहरा, आर्द्रता, क्वथनांक और रुधिर। आर्द्रता पदार्थ नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हैं क्या कहलाता है? ये तो सभी को पता होगा, ठोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन यौगिक नहीं है? तो संगमरमर भी यौगिक है, धोने का सोडा भी, चूना भी, इन सब के फॉर्मूले होते हैं। और तांबा क्या है? यौगिक नहीं है, एलिमेंट है। अगला प्रश्न है, मिश्रण किसका परिणाम है? मिश्रण किसका परिणाम है? मिश्रण दोनों का परिणाम है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों से ही मिश्रण प्राप्त होता है। एक यौगिक रखता है निश्चित गलनांक व क्वथनांक दोनों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक कण है। और अगला है, यह तरंग के समान है। यह एक कण है, यह तरंग के समान है। और अगला है, कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसकी गति प्रभावित होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि
इलेक्ट्रॉन कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा नहीं निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है तब ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? 0। जब नाभिक घूम रहा होता है तो उसकी ऊर्जा होती है 0। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहचाना जाता है किसके द्वारा? चारों क्वांटम संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अर्थात चारों क्वांटम संख्या हमारी क्या बताती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बीटा कण के आंसर बोल दिया। इलेक्ट्रॉन किसके समान है? इलेक्ट्रॉन किसके समान है? बीटा कण के समान है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k 8l 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर 0 हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k 8l और 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। अगला प्रश्न है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो उपस्थित किस कक्षक में होगा? तो उपस्थित किस कक्षक में वह होगा? तो यदि हम देखें तो s की वैल्यू कितनी दी गई है? +1/2 और m की वैल्यू -1। s की वैल्यू +1/2 किस कक्षक में होती है? s कक्षक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कक्षक चित्र हुंड व पाउली का नियम का पालन नहीं करता है? कौन सा कक्षक चित्र हुंड और पाउली के नियम का पालन नहीं करता है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 2 और 2 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, जो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, जो पाउली और हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पी के पास 3 कक्षक होते हैं और तीनों भरे होने चाहिए, तो इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो संवेग में अनिश्चितता होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0 है तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? del x × del p = h/4π। जब del x की वैल्यू कितनी है? अनिश्चितता कितनी है? 0। तो del x 0 हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न है, H आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। H आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को पता है, 1s1। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यदि हम देखें तो इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। 3s2 3p6 होना चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। अगला प्रश्न। चलिए, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आगे के प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।